तो ये जो अवार्ड है ना, ये बिल्कुल फेक है, परचेस्ड अवार्ड है ये। मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर कंबोज ने इतना फ्रॉड करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका डॉक्टर कंबोज है ये, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इज इवन नॉट इक्वल द डस्ट ऑफ शूज ऑफ पीएन थापर एंड फ्लेचर। यूनिवर्सिटी में आज के टाइम में 5-6 एमएलए आपके बोल रहे हैं और गवर्नमेंट एक कैसे क्या वर्ड यूज करूं मैं, चुपचाप डमी की तरह बैठी सुन रही है। एक डांस का मैंने सुना था कि अभी कॉल में यूनिवर्सिटियां लड़कियां आगे आगे डांस कर रही थी। मुझे पता नहीं अगर वीसी को कहीं डांसिंग के 2-4 स्टेप आते तो शायद ये भी वही नाचने लग जाता। ये डॉक्टर बी आर कंबोज है, उनकी वाइफ है, उसके बारे में भी विधानसभा में मामला उठा है। तो आप इतनी करप्शन हेरा फेरी करके मैं हैरान होता हूँ, इनको नींद कैसे आ रही होगी। महसूस तो इतना होता है कि भी वो कहते हैं माथे पे हाथ मार के दीवार सिर फोड़ लो। जो आदमी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को जानबूझ के खराब करता है उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। ये वाइस चांसलर तो सप्रेस नहीं कर रहा, किल कर रहा है। दुख बहुत होता है। मैं एक्सीडेंट से थोड़ा हैंडीकैप हो गया भाई, नहीं तो मैं यूनिवर्सिटी में जाके हमें लगता है अगर जो हमारी आज ये डायलॉग है, मैं चाहूंगा कि कादन साहब के पास पहुंच जाए और कादन साहब लीड करें कैंपेन अगेंस्ट द वाइस चांसलर। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व डीआर डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर भीम सिंह दहिया हमारे साथ है। उनका परिचय कराने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि पूरी ही उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा यूनिवर्सिटी में रिसर्च पर लगाया है और ईमानदारी से काम किया है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन उनके मार्गदर्शक मंडल में रहे हैं एक दौर में, और आज डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पे जो अवार्ड का मसला चला हुआ है, फेक अवार्ड का, वो भी हमने आपको दिखाया है और हरियाणा विधानसभा में वो मसला पूरा ही गुंजा है। तो एक बार डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। ऐसा है उदय भाई, जो ये डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड का है ना, मेरे हिसाब से जो आपका प्रेजेंट वाइस चांसलर है डॉक्टर कंबोज, इसको यही नहीं पता कि अवार्ड ये कैसे दिया जाता है। इसमें पहले एप्लीकेशन इनवाइट होती है, स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, वो स्क्रीनिंग कमेटी का मैं 2 बार मेंबर भी रहा हूँ, और ये अवार्ड 1 लाख रुपए का है। जब दिया जाता है किसी भी साइंटिस्ट को, तो उसको जो काम उसने किया है, जिसके बेस पे उसको अवार्ड मिला है, उसके उसने लेक्चर देना होता है वो। तो ये जो अवार्ड है ना, ये बिल्कुल फेक है, परचेस्ड अवार्ड है। ये मैं ये कहूंगा कि खरीदा हुआ पैसे देकर। डॉक्टर स्वामीनाथन का भी नाम बदनाम कर रहे हैं ये। देखो, डॉक्टर स्वामीनाथन बहुत जीनियस आदमी था, रेयर जीनियस रेयर जीन कॉम्बिनेशन था वो। वेरी सॉफ्ट स्पोकन फेलो, बहुत बढ़िया आदमी था ओवरऑल। वो प्लानिंग उन जैसी नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन में वो थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन थे, तो वो अलग बात थी। बाकी जो अवार्ड इन्होंने ये लिया है ना, ये मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा। एक रिफा सीमेंटो है पब्लिशर, वो लोगों के बायोडाटा पब्लिश करता है, और आज से नहीं 80 के डिकेड से वो 500 रुपये लेता था। और साइंटिस्ट फेयर ये नब सो आता है हिसार से, इवनिंग डेली, आजकल पता नहीं आता नहीं आता है, उसमें वो छापते थे। वो मेरा बायोडाटा वहां पब्लिश हो गया। तो मैं डीआर था, तो लोगों की ऐसे आती थी मेरे पास, तो कई बार मुझे हंसी भी आती थी, हमारी तो परचेज अवार्ड है। उसके बाद फिर एक छोर में जो छपता था 500 रुपए में, हाँ, वो परचेज किया था आपने 500 रुपए देके। फिर एक अमेरिकन बायोलॉजिकल एसोसिएशन थी, वो $200-250 लेते थे, आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, आपका नाम पब्लिश करेंगे। तो वो भी नव छोर में लोग अपने फोटो देते रहे, मेरे को अवार्ड मिला है। तो मैं लोगों को कहा भाई कितने 1000 रुपए दिए, तो लोग कहते थे नहीं यार मेरे पास कोरेस्पोंडेंस पड़ी है, मैं दिखा दूं आपको। मेरे को भी उन्होंने बुलाया है, मैं चिट्ठी देख लो। तो कई फिर वीसी साहब के पास चले जाते हैं, वीसी साहब को देखो जिसको अवार्ड मिला है, मैं साहब 1 मिनट वेट करो, मैं फाइल मंगा लेता हूँ। पर मैं देखो तो परचेज किया है $250 में। तो ये जो प्रेजेंट स्वामीनाथन अवार्ड कह रहा है ना डॉक्टर कंबोज, ये इसी तरह खरीदा हुआ अवार्ड है ये। बाकी जरूरत क्यों पड़ती जी, एक वीसी का जो पद है वो सम्मानीय पद है, और वैसे शिक्षक का पद भी एक नैतिकता सिखाने का पद होता है बच्चों को, बच्चों में वो डेवलप करता है कि सच्चाई बोलना है, ये बोलना है। एक वीसी को जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि वो भी शिक्षक बन के यहाँ तक आया है। देखो आपने बिल्कुल सही कहा, एकेडमिकली डीआर या डीन से ऊपर पोस्ट नहीं है। वाइस चांसलर एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो गया, इस्तेदागर है नहीं है कोई। मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर कंबोज ने इतना फ्रॉड करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका इमेज क्या जाएगा आपके फैकल्टी पे, आपके स्टूडेंट्स पे, कि यार आपका वाइस चांसलर फ्रॉड है, ये क्या कर रहा है ये।
मतलब ये इसकी सोच, मतलब फिर हरियाणा असेंबली में भी क्वेश्चन उठाइए, अरे लोगों को शर्म आनी चाहिए यार, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा इमेज क्या है। देखिए वाइस चांसलर का क्या है, एक जब यूनिवर्सिटी बनती है ना, इंस्टीट्यूशन ओवरनाइट नहीं बनती, डिकेड्स लगते हैं। मैं आपको थोड़ा वापस ले जाऊंगा हिस्ट्री में। जब पीआईयू लुधियाना बनी, हिसार कैंपस था उसका 62-63 में, सरदार प्रताप शंकर यूएसए गए थे देखने कि भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, और वो कैलिफोर्निया में गए तो उन्होंने वहां देखा कि भी यूनिवर्सिटी का सेटअप क्या है, और उन्होंने ये देखा कि जब किनो कैलिफोर्निया में उसका है, पंजाब जैसी जमीन है, पंजाब जैसी जलवायु है, तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने फिर लोगों को यूएसए भेजा साइंटिस्ट को कि भाई जाओ देख के आओ, स्टडी करो, तब पंजाब में किनो कल्टीवेशन शुरू हुई। सरदार प्रताप शंकर बड़ा विजनरी आदमी था, उन्होंने वाइस चांसलर लगाया पीएन थापर को, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। पंडित जवाहरलाल नेहरू से पढ़ना स्पेशल रिक्वेस्ट करके उसको लेके आए। तो मैं ये पॉइंट आपको क्यों कह रहा हूँ, ये जरूरी है कि हम समझ पाए कि यूनिवर्सिटी बनती कैसी है। ठाकुर साहब के कहने पे पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इनॉग्रेशन करनी थी, कैंपस में आगे कैंप ऑफिस चंडीगढ़ था, तो मैसेज गया जी करों साहब आए। ठाकुर साहब ने पता क्या कहा कि करों साहब को बोल दो बगैर परमिशन यूनिवर्सिटी में ना जाए। ये था वाइस चांसलर का स्टेटस। वाइस चांसलर का स्टेटस एक स्टेट में गवर्नर के बाद में आता है, चीफ मिनिस्टर से ऊपर है वाइस चांसलर। लेकिन कोई अपने आप को समझे जब ना, अब डॉक्टर कंबोज हैं ये, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इज इवन नॉट इक्वल द डस्ट ऑफ शूज ऑफ पीएन थापर एंड फ्लेचर। क्या है ये, कुछ भी नहीं है। वो वाइस चांसलर विजनरी थे। डॉक्टर कंबोज का ना तो मिशन पता क्या है, ना विजन पता क्या है। इज नॉट एट ऑल कैपेबल टू बी वाइस, ये वाइस चांसलर का मटेरियल ही नहीं है, ये तो यहाँ थोप दिया गया। तो उसके बाद जब कैरो साहब ने कहा, अगले दिन आए वो, देखा भी ऑडिटोरियम में साउंड गूंज रही है, ये तो हमारे परमिशन के लायक नहीं है। ठाकुर साहब वहीं बैठ के हफ्ते में मुझे हफ्ते टाइम दे दो, फाइन कर दो। उन्होंने क्या किया, बेस्ट फैकल्टी इंडियन फैकल्टी वर्ल्ड में कहाँ थी वहीं से लेके आए, जो तो उन्होंने तनख्वाह मांगी एज पर रूल्स उनको तनख्वाह दी। हमारे एक टीचर होता है डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम, पैथोलॉजी का टीचर था, वो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वाकर थे, वर्ल्ड फेमस थे, उनका स्टूडेंट रहा, पढ़ाता था वो। तो उन दोनों रूल था कि आप यू कांट बी अवे मोर देन ए वीक स्टेशन से हेडक्वार्टर से। उसकी शादी होनी थी, उन्होंने कहा डीन को कि मुझे छुट्टी दे दो 10 दिन चाहिए मिनिमम। डीन कहने लगा जेंटलमैन सॉरी बाला, यू हैव टू गो टू वाइस चांसलर। चले गए उसके पास। तो बाला कहते थे शॉर्ट में उसको, तो बाला ने अपनी रिक्वेस्ट की, सर 2.5 दिन आने में लगे हैं, 2.5 दिन जाने में फॉर्मेलिटी नहीं होगी, हाउ आई विल गेट मैरिड। थापर साहब ने कहा बाला नथिंग डूइंग एज पर रूल्स। तो उन्होंने बाला ने कहा जी आई एम सॉरी आई हैव टू रिजाइन, बैठा के बुला के लिखवा के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। कोई भी फाइल उनके पास जाती थी, वो लिखते थे पीएनटी एज पर रूल्स, वो रूल थे। एक डॉक्टर सुंदरेशन होते थे वहां यूनिवर्सिटी में डीन, जो बाद में एनडीआरआई करनाल के डायरेक्टर है, वो डीन पीजीबी थे। हिसार कैंपस था लुधियाना और पालमपुर, उसको उदय हर स्टूडेंट का नाम, कौन एडवाइजर है, क्या प्रोग्रेस हो रही है उसकी, पर्सनली बुला कर पूछते थे। तो एमएससी में एडमिशन के लिए 60% की रिक्वायरमेंट थी। एक स्टूडेंट के नंबर थे 59.6, एडमिशन नहीं दिया उसने, स्टूडेंट स्ट्राइक पर चले गए। तो उन्होंने बुला के कहा आपके बोर्ड पर लिखो 60%, 59.6%। कहते दोनों बराबर हैं, कहते नहीं, कहते रूल इज रूल। वो थे आदमी रूल के हिसाब से यूनिवर्सिटी चलती थी, रूल के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन चलती है। लेकिन कंबोज साहब के पास कोई रूल नहीं है। आई एम सॉरी टू से कि ये यूनिवर्सिटी को अपने व्हीम्स पे चला रहे हैं, कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जब रूल पे ही बात आ गई तो मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर BR कंबोज है, उनकी वाइफ है, उसके बारे में भी विधानसभा में मामला उठा है। और मामला ये है कि वो यहाँ पे जिस तरीके से डेपुटेशन पे आई उसमें गड़बड़ेशन हुई, यहाँ रहते हुए उसने जिस तरीके से HRA का पैसा का गबन किया, माफी मांगते हुए जमा करवाया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और दूसरी तरफ जो VC के खिलाफ कोई बोलता, चाहे वो डॉक्टर दिव्या फोगाट थी, चाहे डॉक्टर अशोक है, कोई भी एक आवाज उठाता तो या तो ट्रांसफर कर दी जाती है या मरने पे मजबूर कर दिया जाता है। ऐसा हो गया। ये रूल अलग अलग। देखिए मैंने पहले भी कहा है, कंबोज साहब के पास कोई रूल नहीं है, अपने व्हीम्स पर चला रहे हैं। ये क्यों चला रहे हैं
क्योंकि इनके ऊपर मेरे पहचान में हिसाब से किसी न किसी बॉस का हाथ है। नहीं तो आप इतनी करप्शन हेरा फेरी करके, मैं हैरान होता हूँ इनको नींद कैसे आ रही होगी। मैसेज क्या जा रहा है आपकी फैकल्टी में, स्टूडेंट्स में? देखिए, कोई इंस्टीट्यूशन बिल्डअप होती है ना, उसमें गवर्नमेंट की विल पावर चाहिए, फैकल्टी का, स्टूडेंट्स का, नॉन टीचिंग का, सबका अपना रोल है। लेकिन वाइस चांसलर इस कड़ी में सबसे मजबूत कड़ी है। अगर वाइस चांसलर का उसको ये नहीं पता तेरा मिशन क्या है, तेरा विजन क्या है, तुम्हें क्या करना है, वो यूनिवर्सिटी फैकल्टी इंस्टीट्यूट डेवलप नहीं हो सकती। अब जो आपने कहा कि इतनी करप्शन है, ये वो, अभी जो ये अपना अवार्ड का बताया, फेक अवार्ड, इट्स ए फ्रॉड, और ऐसे केस में तो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एफआईआर लॉन्च करके एंड इट शुड बी आस्क्ड टू क्विट। अब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में सपोर्ट है, इसको फुल सपोर्ट है, इसीलिए इसको कोई रूल फॉलो नहीं किया, कोई यूजीसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की और इसको एक्सटेंशन दे दी। क्या इस स्टेट में, क्या इस कंट्री में, क्या फैकल्टी में कॉम्पिटेंट लोग नहीं है? देखिए ऐसा है। डॉक्टर साहब, मैं एक बार रोकना चाहूंगा कि मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि आपने वहां जिंदगी जी है और आपने जो जिंदगी जी है उसके बाद अब जो आप देख रहे हो कि जैसे मान लो विधानसभा में या संसद में किसी कोई मसला उठता है या अखबार में कोई खबर आती है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ये बहुत बेहतर किया या यहाँ के वैज्ञानिकों ने अमेरिका में झंडे गाड़े, ऐसी कुछ पॉजिटिव खबर आती है तो खुशी मिलती है। लेकिन ये खबर आएगी 5 विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये तानाशाह है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये नकली अवार्ड ला रहा है, तो महसूस कैसा हुआ पहले दिन जब आपको पता लगा? महसूस तो इतना होता है कि भी वो कहते हैं ना, माथे पे हाथ मार के दीवारें सिर फोड़ लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई हम रिटायर हो चुके हैं, कोई एक्स एलुमिनाई भी नहीं बोलती है, प्रेजेंट तो बोले क्या। मैं हैरान हूं कि अभी लोगों की कॉन्शियस कहाँ खत्म होगी। वाई पीपल डजंट कम आउट, क्यों नहीं आ रहे? मैं उसी बात पर वापस आ रहा हूँ। वाइस चांसलर की ड्यूटी क्या है? लाइजन बिटवीन गवर्नमेंट, अदर फंडिंग एजेंसीज, नेशनल इंटरनेशनल, create a favorable environment in the university so that people can work with full capacity without any fear, without any hesitation. लेकिन इस वाइस चांसलर ने तो इन्वायरमेंट ऐसी कर दी है कि भी कोई बोले उसको चार्जशीट कर दो, उसको ट्रांसफर कर दो, उसके अगेंस्ट झूठे केस बना दो। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका जिसका भी है, इसका मतलब क्या है? दैट वाइस चांसलर इज टोटली इनकम्पिटेंट, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा। और कंबोज साहब को तो देखो, जहां पैदा हुए वही नौकरी करी है, ना इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ना इनको तो कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस है। ये आईसीआर में मीटिंगों में जाते हैं 1-2 बार, तो आईसीआर में हेडक्वार्टर पे भी इंस्टीट्यूट में मेरे अपने स्टूडेंट सीनियर पोजीशन पर बैठे हैं। वो कई बार बात करते हैं तो वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें शर्म आती है कि एचईओ का इतना डिग्रेडेशन होगी। ये बोलता नहीं किसी मीटिंग में, इसको पता ही नहीं क्या है, ये किसी से आंख नहीं मिला सकता। ये कहता है हमें इतना सॉरी फिगर करना पड़ता है कि यार लोग कहते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी कहाँ थी और कहाँ गटर में आगे गिर गई। कह रहा है कि विश्व में मैं रैंकिंग पे ले आया, इस तरीके से मतलब एक प्रचार करता है कि विश्व रैंकिंग पे ले आया। जो आईसीआर ने अवार्ड दिया बेस्ट यूनिवर्सिटी का, वो एक दिन के काम पर नहीं मिला, वो पिछले 5-10 साल ने जो यूनिवर्सिटी ने कंट्रीब्यूट किया है उसके बेस पे मिलता अवार्ड। एक दिन में एग्रीकल्चर रिसर्च में क्या कर लोगे आप, या 1 साल में कुछ नहीं कर सकते आप। देखिए वाइस चांसलर का जो बता रहा था ना, लाइजन गवर्नमेंट का, वाइस चांसलर को गवर्नमेंट के पास जाए कि भाई लुक, ये एग्रीकल्चर इश्यूज हैं स्टेट में, फार्मर्स ये प्रॉब्लम है, मेरे पास फैकल्टी है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे आपसे बजट चाहिए, हम इस प्रॉब्लम का आंसर देंगे ताकि स्टेट की डेवलपमेंट होगी, फार्मर्स की डेवलपमेंट होगी, एक चेन रिएक्शन होगा, एवरीबॉडी विल लिव विद पीस एंड हैप्पीनेस। लेकिन ये वाइस चांसलर कहीं गट्स ही नहीं समझा के कह दे उनको। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ मैं डीआर बना 2001 में जुलाई में, अगस्त में कहीं मैसेज आ गया कि भाई यूनिवर्सिटी इज ए व्हाइट एलिफेंट, काम रिव्यू करा जाए। जो एस वाई कुरैशी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सीएम को, जो बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, फाइनेंस कमिश्नर, एग्रीकल्चर कमिश्नर, कुरैशी साहब की कमेटी बन गई। 15 दिन का टाइम दे दिया जी हमारे। जो विनय कुमार वाइस चांसलर थे, यूनिवर्सिटी में इतनी चर्चा थी कि भाई क्या होगा यूनिवर्सिटी का। तो मैंने चूसा साहब को कहा, चूसा मेरे को 1 हफ्ता दे, डिस्टर्ब मत करना। मैंने प्रेजेंटेशन बनाई 1.5 घंटे की, कमेटी आ गई, सारे डीन डायरेक्टर बैठे। उस टाइम यूनिवर्सिटी को टोटल बजट 72 में से 2001 तक 370 करोड़ रुपए मिला था। यूनिवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन था ना, जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, मतलब गिन सकते हो, जमा घटा कर सकते हो, वो था 3700
52 करोड़ रुपए, 370 के अगेंस्ट 3,752 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन था। और वो जैसे आपकी भैंस बीमार होगी, 1 लाख रुपए की आती है भैंस, और वो किसान की अगर यूनिवर्सिटी ट्रीट ना करे, वेटनरी कॉलेज उस टाइम में यूनिवर्सिटी लग नहीं थी, तो उसकी भैंस मर गई, 1 लाख का नुकसान हो गया, और खरीदेगा 2 लाख का नुकसान हो गया। उस टाइम में किसी अगर भैंस गाय को बुखार हो गया तो भाई साहब कौन पे को बुखार चढ़ जाता था, आप उसको क्वांटिटी नहीं पे कर सकते कितना हुआ है। तो 1 घंटे प्रेजेंटेशन के बाद कुरैशी साहब ने विश इनका जी आप डायरेक्ट एक्सटेंशन आएंगे। कुरैशी साहब ने कहा थैंक यू वेरी मच, वी आर हाईली सेटिस्फाइड। फिर इन्होंने हेड की मीटिंग बुलाई, उनको कहा कि भी वी केम विद ए नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, नाउ वी आर गोइंग विद ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। एक तो ये एग्जाम्पल है। असेंबली में सिर्फ सवाल उठा था, यूनिवर्सिटी में करंट लग गया था लोगों के, क्या हो रहा है ये, बोला हम इतना अच्छा काम करें फिर ये क्या हो रहा है। और जब यूनिवर्सिटी में आज के टाइम में 5-5-6 एमएलए आपके बोल रहे हैं और गवर्नमेंट एक कैसे क्या वर्ड यूज करूं मैं, चुपचाप डमी की तरह बैठी सुन रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई यूनिवर्सिटी कहाँ जा रही है। गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा। जब तो बंसीलाल ने ये दिया हमें 97-98 में, जो आजकल आरडीएस फार्म है 11,000 एकड़, मैं बाउल था उस टाइम, मेरी ट्रांसफर नहीं हो रही थी ना, मैंने रिक्वेस्ट करी इस फार्म को डेवलप करने के लिए, मेरी यहाँ ट्रांसफर हुई कि भाई यहाँ लेवल बुला कर वो संभालेगा। तो जो उसको डेवलप किया था यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं थे, बाद में चोई विनय कुमार वीसी बन गए। तो मैंने कहा चोई साहब 32 करोड़ का बजट है, यो फार्म A to Z फर्स्ट क्लास बनेगा, एशिया क्या वर्ल्ड का बिगेस्ट सीड प्रोडक्शन फार्म बनेगा। भाई पैसे तो नहीं है, माजी आप चलो गवर्नमेंट के पास चलते। मैंने प्रोजेक्ट बनाया, बाकायदा दिखाया कि इस प्रोजेक्ट का ये बेनिफिट होगा, इतना सीड प्रोडक्शन होगा, इतना एरिया कवर होगा, इतना हम किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चौटाला साहब फाइनेंस कमिश्नर प्रिंसिपल तीनों बुला लिए, चीफ सेक्रेटरी, प्रेजेंटेशन दी मैंने, 20 मिनट लगे होंगे। तो सीएम साहब और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, कहने लगे जी इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट माजी आप मेरे को ना रिवॉल्विंग फंड की फॉर्म में दे दो जो आईसीआर का है, उसमें क्या होता है फंडिंग मिल गई आपको, उस पैसे को यूज करो, अपना काम करो, 10 साल बाद उसकी रिटर्न शुरू करनी। तो मैंने कहा जी मेरे को इस तरह दे दो, आप वैसे नहीं अलॉट कर सकते तो दे दो मेरे को, मैं आप मेरी तनख्वाह से रिकवर कर लेना, और क्या करूं मैं, नहीं दे सकते तो चौटाला साहब कहने लगे ग्रांटेड। आज के दिन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को 2 लाख से ऊपर सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके पास 25,000 रुपये नहीं है रिसर्च करने के लिए। ये कंबोज साहब क्यों नहीं जाते गवर्नमेंट के पास कि भाई मेरा इतना ही टैलेंटेड फैकल्टी है, वेस्ट हो रहा है टैलेंट, पैसे दो आप, हम रिसर्च करेंगे। देखो क्या है, जब हम यूनिवर्सिटी में थे उस टाइम रिसर्च में थे, इशू क्या था कि भाई प्रोड्यूस मोर, देश भूखा था, मांगते थे हम। ये तो ग्रीन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फार्मर सब ने बनाया, आज देश अपना सिर ऊपर उठा के चलता है, हम फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम बढ़ गई, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा पोल्यूशन भयंकर इतना हो गया है, हेल्थ इश्यूज कितने, मतलब फूड के ऊपर आपका पूरा चेन रिएक्शन हो गया। क्यों नहीं ये वाइस चांसलर गवर्नमेंट को जाके कहता कि सर ये हो रहा है, हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसका ये प्रेजेंटेशन आप पैसे दो। वो कह रहा जी, वो कह रहा कि आप आइए भगवा यात्रा निकालिए, आप आइए, बाबाओं को बुलाता है, मतलब वो इसके बदले जो इसको मिला है दूसरे तरीके से दे रहा है, जो एक एजेंडा अलग से है। देखो ऐसा हो जाए, ये बदकिस्मती है यूनिवर्सिटी की, वाइस चांसलर को क्या कहूँ मैं, अरे यूनिवर्सिटी को पॉलिटिक्स मत करिए, मत पॉलिटिक्स लाइए आप, मैं वापस वहीं जाता हूँ आपको ले गए। यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमस बॉडी है। फ्लेचर साहब को जब बंसीलाल ने वीसी लगाया, बंसीलाल खुद गए थे इनके फार्म पर, खरीदवा रहते थे रिटायरमेंट के बाद, रिक्वेस्ट की कि सर आप आ जाओ वीसी लग जाओ। फ्लेचर ने 3 कंडीशन रखी थी, नो पॉलिटिशियन इंटरफियरेंस, कोई पॉलिटिक्स मेरी परमिशन के बगैर कैंपस में नहीं घुसेगा, जो बजट में चाहूंगा बजट मिलेगा, तीसरा मेरे को बीच में कोई रोकेगा नहीं। बंसीलाल ने कहा एग्रीड। बंसीलाल विजनरी आदमी था, वो कहता था कि मैं ऐसी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। तो फ्लेचर साहब ने यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी रखी। ऑटोनॉमी मींस के भी बाहर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, आई एम किंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, मेरे को अगर मैं नहीं कर पाता तो आप हटा दिए मुझे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन प्रेजेंट वाइस चांसलर तो यार मुझे समझ नहीं आता, वो एक डांस का मैंने सुना था कि अभी कॉल में यूनिवर्सिटियां लड़कियां आगे आगे डांस करी थी, मुझे पता नहीं अगर वीसी को कहीं डांसिंग के 2-4 स्टेप आते
तो शायद ये भी वही नाचने लग जाता। भांडपना, इसको देसी भाषा मुझे में लगता जी ये ना ये फीलिंग ले रहा है कि राजाओं की जो फीलिंग होती थी ना कि राजा आया है दरबार में या राजा के आगे आगे नर्तकी की नाच रही है, क्या हम अपनी लड़कियों को मतलब सवाल है कि क्या नाचने के लिए भेजते कि एक बीसी के आगे आगे नाचती चलेगी, मतलब ये फीलिंग क्या है, राजाओं जैसी फीलिंग। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो इसकी फीलिंग है ना कंबोज की। ये क्यों है? क्योंकि इसको पता ही नहीं है, बाहर वहीं पैदा हुआ वहीं नौकरी करी, ना इसका कोई एक्सपोजर है, दुनिया क्या है, क्या रिसर्च हो रही है, क्या प्रायोरिटीज हैं, यूनिवर्सिटी को कैसे मैनेज करते हैं, इसको पता ही नहीं है कुछ भी। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका कर रहा है कि फियर क्रिएट करो, जो बोले उसको धमका दो और अपना काम करो, करप्शन करो, चक्के पैसे खाओ। का दौर भी एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दौर में भी हरकतें हुई होगी कि किसी का ट्रांसफर कर दिया, किसी की ESR रोक दी होगी, ये अभी डर क्यों है, बदली से क्यों डर रहे हैं प्रोफेसर लोग? देखिए, आप नौकरी कर रहे हो, ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट, ट्रांसफर होनी है। आपकी SCR अगर कोई खाम का खराब करता है, आपके पास कोर्ट है, जाओ आप लड़िए, आप यू शुड फाइट फॉर योर राइट। मैं हैरान ये हूं कि आज के दिन फैकल्टी क्यों नहीं, वाई दे डोंट फाइट फॉर देयर राइट। पहले ड्यूटी करिए, आप फैकल्टी काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं, बट समझ नहीं आ रहा कि भी एवरीबॉडी इज जस्ट फ्लैट। आपके दौर में भी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि बदली के नाम पे वो करने की कोशिश की गई हो? मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। मैं हेड था सी टेक्नोलॉजी का, डॉक्टर आर्य वाइस चांसलर थे। आई डोंट हेजिटेट इन नेमिंग देम। मेरे पास प्रोजेक्ट है 2 करोड़ का, इंपोर्टेड मशीनरी खरीदनी थी। 2 कंपनी सप्लायर थी, एक ऑस्ट्रिया एक जर्मनी की। जर्मनी वाले ने इसको कहा जी मैं 40 लाख कमीशन दूंगा। हमारे पास एक ऑलरेडी मशीन खड़ी थी उसी कंपनी की, एयर कूल्ड इंजन था। अब गर्मी में जब हीट हार्वेस्ट करो 40+ टेम्परेचर, गर्मी का हवा का टेम्परेचर इतना गर्म हो गया तो हो गया 150 चीज हो गया वो। मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं चलेंगी, ये मत खरीदो। कमेटी बना दी, हैदराबाद घुमाए सारे, इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी। जो दूसरी कंपनी थी उसकी 10 साल पुरानी मशीन और इस कंपनी की लेटेस्ट मॉडल कंपेयर करके उन्होंने बना दी। मुझे एक वर्ड याद है, मुझे लिखना पड़ा कि अभी इस कमेटी ने दे आर कंपेयरिंग ए मदर विद डॉटर इन ए ब्यूटी कंटेस्ट। मतलब इसका 10 साल लेटेस्ट मॉडल, उसका 10 साल पुराना। तो आखिर में 30 मार्च को इसी मुझे बुलाया, ये बात है 94 की। तो कहने लगे भाई दे अपना ये डिसेंटिंग नोट वापस ले लो, अदरवाइज मैं आप एक्शन लूंगा। मैंने फाइल टाई, मैं सर सॉरी आप एक्शन ले लेना। इवनिंग में मेरा ट्रांसफर हो लगा। मैं बावड़, उन दिनों बावड़ को कड़पानी कहते थे। नो प्रॉब्लम भाई, नौकरी करनी है तो ट्रांसफर क्या पनिशमेंट थोड़ा कोई। तो उसके बाद फिर वहाँ मतलब मेरे को 1.5 साल में 14 चार्जशीट इशू हुई, सस्पेंड कर दिया, डिमोट कर दिया, ट्रांसफर तो हो गई थी। अल्टीमेटली हैव टू गो टू हाई कोर्ट। और मतलब दुश्मनी निकालने का पहले भी रहा ही है ट्रेंड। लेकिन मैं एक चीज देखूंगा भाई, अगर आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है, आप ईमानदार हो, आप मेहनत करो, फियर किस चीज का? व्हाट डू यू फियर? फियर ऑफ द अथॉरिटी। व्हाई? वाइस चांसलर ऑफ पावर है, बट हिज पावर्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ही इज आंसरेबल टू समबॉडी। तो अल्टीमेट हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने सिंपल कहा कि देयर कैन नॉट बी 2 सेट्स ऑफ रूल इन द सेम इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटी का एडवोकेट था, उसको मारी फाइल फेंक के जज ने। तो देयर आर वेज टू रिड्रेस योर ग्रीवेंसेस, बट वन शुड स्टैंड। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड लक। लक इज देयर। जब मैं जर्मनी में था एक बार, जब ये हमने 98 में पोखरण ब्लास्ट केस 98 में किया था, तो अपने कंट्री पर सैंक्शन लगे थे। तो जर्मन कहने लगे अरे दैया योर कंट्री हैज बीन पुट अंडर सैंक्शंस, यू विल बी इन ट्रबल। मैंने कहा नो, यू विल नॉट बी इन ट्रबल। तो सैंक्शन लगने के बाद भी मैंने कहा हमारे कंट्री में जमीन पर बैठे हम, मेरे आदमियों को, कंट्री मैन को 8 आदमियों एक जोड़ी ताश दे दो, 2 बीड़ी बन रहे, एक कप चाय, उस शाम तक आपको पूछेंगे ही नहीं। आई डोंट नो आवर कंट्री, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। मैंने वहां फाइट किया, हम फाइट करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भी लक है, अगर आपकी मेहनत करने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो योर लक इज नॉट सपोर्टिंग। लेकिन मेहनत तो भाई पहले करनी है, उसके बाद में लक आएगा। तो जो फैकल्टी, देखिए आज के दिन भी फैकल्टी टैलेंटेड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डरी हुई है। लेकिन डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? क्योंकि वाइस चांसलर ने एनवायरमेंट ऐसी क्रिएट कर दी है। क्योंकि देखिए
आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, फैसिलिटीज हैं, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं है काम करने का। हम बिल्डिंग में कहते थे कि भाई किसी वैरायटी का पोटेंशियल जीनोटाइप दम है उसमें, फिर इन्वायरमेंट फेवरेबल चाहिए, फिर उनका इंटरेक्शन चाहिए। जब आपकी इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है तो कितना बढ़िया मटेरियल यूनिवर्सिटी में ला दो, फेल हो जाएगा। तो कंबोज साहब तो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ टैलेंट डर है जी। जैसे मतलब डॉक्टर दिव्या का ही बात देखें कि एक इंटेलिजेंट लड़की है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए इन्होंने जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया ना, ऐसा हो जाए एक वाइस चांसलर को या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को टैलेंट को आइडेंटिफाई करिए। आप टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट को आप आइडेंटिफाई करिए, उसको नर्चर करिए, आप टैलेंट को, उसको सपोर्ट करिए, आप टैलेंट को। और एक अपना टैलेंट पूल बनाओ यूनिवर्सिटी का, वो आपको गाइड करेगा, नए प्रोजेक्ट नई स्कीम लेके आएगा। ये वाइस चांसलर तो सप्रेस नहीं कर रहा, किल कर रहा है। दिव्या फोगाट का आपने रेफरेंस दिया, दिव्या फोगाट का आप केस लीजिए, वेरी टैलेंटेड लेडी, वेरी टैलेंटेड, कमिटेड, हार्ड वर्किंग, कोई कमी नहीं थी उसमें। ठीक है, वो उसकी कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम होगी, बट शी नेवर अलाउड हर डोमेस्टिक प्रॉब्लम टू कम इनटू हर एकेडमिक लाइफ। अब एक वाइस चांसलर है, इसको पता था कि ये प्रॉब्लम है, उसने बुला के कि मैडम लुक, आई विल हेल्प यू टू कंटिन्यू योर वर्क। मदद करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी। मैं इसने मदद नहीं करी, उल्टा उसको स्ट्रेस में लाया, और उसका एंड बहुत बुरा है, ये सबको पता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ मुझे बाउल था तो डॉक्टर आर.एस. सैनी थे हॉर्टिकल्चर में, बड़ी पुअर फैमिली से था, वेरी इंटेलिजेंट फेलो। उसकी वाइफ का झगड़ा रोज, नौबत आ गई डिवोर्स की। तो मैंने एक दो साइंटिस्ट को और कहा, हम इनके घर गए, मिसिज के घर गए, दोनों को स्टडी किया कि भी प्रॉब्लम कहाँ है, उनको बैठा के मिलाया, उनका डिवोर्स नहीं होने दिया। आज उसकी वाइफ गुड़गांव में स्कूल रन कर रही है, दे आर वेरी हैप्पी फैमिली नाउ। तो एक वाइस चांसलर का ये रोल बनता है कि भी मेरी फैकल्टी में कोई टैलेंटेड फेलो है और उसको कोई प्रॉब्लम है, आफ्टर ऑल ही इज एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, इसकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है। ये दुश्मनी कहाँ से पैदा होगी, ये मानसिकता क्या है कि आपके खिलाफ कोई बोला? जैसे मैंने देखा कि नकली बीज, वो बीज का मसला था, झूठे बिलों पे साइन करना था, जिसने साइन नहीं किया उसको वही तंग करना। बिकॉज ऑफ हिज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का एक फंडामेंटल रूल होता है, ए थर्ड रेट ऑफिसर विल नेवर लाइक ए फर्स्ट रेट जूनियर। कंबोज साहब का ये हाल है, खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये, तो लोगों को दबाने का या अपना एडमिशन चलाने सिर्फ एक ही तरीका है, क्रिएट फियर साइकोसिस, क्रिएट ट्रबल फॉर द पीपल, यू लेट देम बी इंटेंगल्ड इन दोज इश्यूज, दे विल नॉट लुक एट यू। और जब फियर साइकोसिस हो जाती है, देखिए आज के दिन तो इन्वायरमेंट अलग है, लेकिन फैकल्टी भाई ज्यादा पढ़ा लिखा जितना होता है ना, उतना डरपोक हो जाता है, क्योंकि रूल को समझता हूँ। तो फैकल्टी ऐसी बात नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बड़ा टैलेंट है, लेकिन वाइस चांसलर को टैलेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ये तो उसको किल कर रहा है। दिव्या फोगाट का केस देख लो आप, किलिंग हो रही है उसकी। मैं आपको एक यहाँ और उदाहरण दूंगा, पीएयू का उदाहरण है वो। जितने भी वाइस चांसलर रहे हैं वहाँ, उन्होंने हर डिपार्टमेंट में 4-5 फैकल्टी मेंबर को आइडेंटिफाई किया जो काम करने थे, इंटेलिजेंट थे, उनको फैसिलिटी दी, यू वर्क। तो जो अगर आपकी 50 की फैकल्टी है, 5-10 आदमी इंटेलिजेंट हैं, तो बाकी 45 को भी अपने साथ ले जाएंगे, डिपार्टमेंट विल प्रोग्रेस एंड इंस्टीट्यूट विल प्रोग्रेस। लेकिन इस आदमी ने कोई इस तरह का थिंक टैंक क्रिएट नहीं किया यूनिवर्सिटी में। ये तो क्या है, थिंक तो वर्ड इसने मार दिया, खाली टैंक रह गया, उस टैंक में पानी खड़ा हो, बदबू आती है उसमें से। तो यूनिवर्सिटी में आज के दिन बदबू आ रही है। अब इस बदबू को हटाने का काम कौन करेगा? फैकल्टी, क्योंकि वाइस चांसलर्स विल कम एंड गो, दे आर नॉट स्टेबल। फैकल्टी विल स्टे, स्टूडेंट्स विल स्टे। ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वी वी शुड कम अबाउट दी, यू नो, दी स्मॉल इश्यूज, योर इंडिविजुअल इश्यूज, एंड टेल टू दी वाइस चांसलर के जेंटलमैन, दिस इज नॉट द वे टू रन ए यूनिवर्सिटी। आई एम श्योर यूनिवर्सिटी विल बी सीक्योर्ड एंड ए लॉन्ग लाइफ। डॉक्टर साहब, टीचर्स की यूनियन है वहाँ पे हुट्टा, और मैंने 2005 से देख रहा हूँ कि वो लड़ने वाली एक यूनियन के तौर पे थी कि ये शिक्षक के अधिकारों के लिए लड़ती है। जैसे डॉक्टर दिव्या का मसला आया तो वो ना कहीं ना कहीं वो इतनी कमजोर कैसे हो? मेरी बात सुनिए, जब मैं लुधियाना स्टूडेंट था तो स्टूडेंट यूनियन नहीं थी,
स्टूडेंट काउंसिल थी, और उसमें हर क्लास में जो टॉपर होता ना उसका मेंबर था, और उसको डीन मंथली मीटिंग में बुलाता था, मंथली मीटिंग्स डिस्कस करते थे क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको डी सुंदरेशन का नाम लिया। एक स्टूडेंट को फेलोशिप नहीं मिला, 75 रुपये मिलता था, हमें अटेंडेंस देनी जरूर होती थी। तो वो मेरे को कहने लगा, मैं मेंबर था काउंसिल का, भाई भैया मेरे को स्कॉलरशिप ने मैं अटेंडेंस दिया, कहता दिया। मैं देख सुंदरेशन खा जाएगा, मैं अगर नहीं दिया तो, और डेंजरस आदमी है, उसको फेस करना। गए भाई, अटेंडेंस दिए, मैं दिए सर। रेलू राम क्लर्क था और गुरबख्शन था सुप्रिटेंडेंट। रेलू राम डील करता था, कहता गुरबख्शन को रजिस्टर लेके ले आई, अटेंडेंस चढ़ रही है, रेलू राम की तनख्वाह का बंद कर दो 6 महीने की, और उसकी तनख्वाह से इनको स्कॉलरशिप दे दो। ये थे ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब कंबोज साहब ने ऑफिसर्स ऐसे रिक्रूट किए हैं, जो हम पहले बताया कि थर्ड रेट ऑफिसर विल नेवर लाइक टू हैव ए फर्स्ट रेट जूनियर, तो वो हाल ये कर रहे हैं। जब आप ऐसे आदमियों को ऐसी चेयर पर बैठा रहे हो तो भाई यूनिवर्सिटी तो खत्म होगी। मैं आपको एक और यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। चौधरी चंद्रभान फोगाट थे यहाँ बालोट गांव के, वो लायलपुर के पढ़े हुए, आरे लगे थे गुड़गांव। उस टाइम मैं गुड़गांव में था, टोबैको, बार्ले और बाजरे का काम था, उन्होंने बाजरे पर काम किया। वो फर्स्ट पर्सन था वर्ल्ड में फर्स्ट पर्सन नोटेड, जिसने बाजरे मेल स्टेरिलिटी को एक्सप्लॉइट करके हाइब्रिड प्रोटेक्शन करना। पीएयू ने वर्ल्ड में पहला HB1 हाइब्रिड रिलीज किया 65 में, उसका नाम नहीं दिया। दैट फेलो वेंट मैड, पागल हो गया वो। हिसार, गुड़गांव, फरीदकोट, फिरोजपुर, अबोहर, लुधियाना, 6 जगह बाजरे का काम था। उनको हर जगह ये लाइन वहां है, ये लाइन वहां है, इसके ये करेक्टर, ये क्रॉस बनाइए, ये करिए, ये हाइब्रिड निकलेगा। लुधियाना आ गया अप्रैल में, हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे 64 में, तो मेंटल तो हो गया था। हमारे टीचर हॉस्टल वार्डन थे, कहने यार इन्होंने दैया कोल चढ़ाओ, वो शाम लो इन्हों ले आए शाम को। तो डॉक्टर मनोज चाहते वो कहने लगे दैया देख भाई थोड़ा मेंटल है, तो रिस्पेक्ट थी हमारे माइंड में, देखे नहीं थे। नहीं तो 1 घंटे में जूती बुरा हाल, कपड़े मैले हो रहे, दाढ़ी बढ़ रही, तो मैंने बुला के धोबी नाई सब फटाफट, स्टूडेंट यूनियन में थे, मेंबर थे हम, तो फटाफट करवा के टच। शाम को मन का जो आपके बिस्तरा में लगा दिया, छत पर सो जाओ, मैं पढ़ लूँ, मेरा प्रैक्टिकल है। आधे घंटे में उठ के आ गए, कहते मेरी स्टिपेंसल दे दे। मैं बाहर जाके सो गया, मुझे नहीं पता किस टाइम सोए। तड़के 9.5 पेज भर रखे, पूरा बाजार बिल्डिंग की, पूरे पंजाब में 6 स्टेशन पे था, 9.5 पेज मन वो रखे, पता नहीं मुझे याद नहीं कहाँ खो गए वो। तो अब दिमाग हिला हुआ था, कहने लगे मतलब जाऊंगा कल, मात्र साहब 2 दिन ठहर जाओ, मेरा एग्जाम खत्म, आपको बालोट छोड़ कर निकल जाओ, जाऊंगा, जिद होगी, मेंटली डिस्टर्ब। मैं ट्रेन में बैठाने आया, 4 रुपये की टिकट थी। पता क्या कहते हैं वो, 64 की बात है, कैंपस 62 में बनाया था लुधियाना। नहीं सर, कहने लगे देखना दिया नहीं छोरे, देखना छोरे, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बढ़ेंगी, बड़ी बड़ी डिग्निटरीज आएंगी, और एक टाइम आएगा वहां कबूतर बोलेंगे। आज वो टाइम आ गया है, कबूतर बोल रहे हैं, कबूतर बोल नहीं रहे, ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी यहाँ पैदा करेंगे। कंबोज साहब और रह गए, ये हाल है। तो दर्द होता होगा, दर्द होता है, पर तो बचाया कैसे जाए? बचाया तो मैं एक ही चीज बताता हूँ आपको, फैकल्टी खड़ी हो, स्टूडेंट खड़े हो, लेकिन वहाँ टेरर है। नहीं वहाँ ऐसा खड़ा होना चाहिए, लेकिन टेरर भी है। नहीं, कि मैं इलेक्शन में, मुझे याद है, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि जैसे कुछ मुद्दे पे बोलते हैं, हमें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, कैमरे लगे हुए सब जगह, और हमें ना हमारी वो रोक दी जाती है, क्लास में जाके टॉर्चर किया जाता है। और कैमरे लगा दिए गए हैं, माइक लगा दिए गए हैं कि कोई भी बात करेगा उसकी आवाज सुनी जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आदमी की कम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, वो ऐसे तरीके अपनाता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कैमरे लगा रखे हैं, सब कुछ कर रखा है, आपकी ये खराब कर दे। अरे जब आपकी सोच है कैंपस यूनिवर्सिटी, तो आप कौन डरते हो आप? मैं देखिए, जब हम यूनिवर्सिटी में थे, स्टूडेंट्स को साथ सामने खेलते हुए ग्राउंड में, स्टूडेंट्स को कोचिंग एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे ताकि JRF आए, SRF आए, ASRB में जाएं स्टूडेंट, दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाएं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाएं। स्टूडेंट्स आपका एक एम्बेसडर का काम करते हैं। अगर आपके स्टूडेंट जाएंगे दूसरे डिपार्टमेंट में,
थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट वर्ल्ड जाएंगे, वो फ्रॉम HU यू विल फील प्राउड। आपका टैग किस इंस्टीट्यूशन का है, टैग मैटर्स। अब मैं आपको उदाहरण दूं, एक IIM रोहतक से होगा ग्रेजुएट MBA, एक अहमदाबाद से होगा, सेम चीजें हैं, सेम सिलेबस सब कुछ, बट अहमदाबाद का टैग है, दैट टैग कैरीज योर वैल्यू। तो स्टूडेंट को ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इस वाइस चांसलर ने क्या किया है, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस, कोई कोचिंग, कोई नए स्कॉलरशिप, कोई नए प्रोजेक्ट लेने का, इसको पता ही नहीं है यार ये करेगा क्या। आप बार बार मेरे को कह रहे हो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वाइस चांसलर का मटेरियल है ही नहीं, इसने कोई कोर्स इंट्रोड्यूस किया नया। देखिए क्लाइमेट चेंज, आप एक बीच में एक स्टोरी सुना रहे थे गिद्दड़वाड़ी, ऐसा वो भी सुनाऊंगा। हाँ जी। ये हमारे मन बता ना, क्लाइमेट चेंज इस पे इश्यूज हैं, WTO है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एक्ट है, फर्टिलाइजर एक्ट है, इंसेक्टिसाइड एक्ट है, इतने एक्ट है। ये स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पढ़ाते? आप MSc शुरू करो, कंपल्सरी, मेक इट कंपल्सरी। पर इस आदमी को खुद नहीं पता, ये कैसे कहेगा कि भी ये कोर्स पढ़ाइए आप टीचर हो। जो आपने कहा ना कि भाई असेंबली में भी इशू रेज हो गया, यहाँ भी कहीं हो गया, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कंप्लेंट होगी, डेमोन्स्ट्रेशन हो गए। मैं एक चुटकुला जो आप कह रहे थे, एक बार गिद्दड़ जंगल में कोई कलर्ड पेपर हाथ लग गया, गादड़ गादड़ी दोनों थे, चुटकुला है। तो गादड़ गादड़ी वो कहता है कि चल गांव देख के आते हैं लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। गादड़ी कहने लगी कुत्ते पाड़ देंगे। गादड़ नो नो, हाउ डू यू से, आई हैव परमिट टू विजिट द विलेज। तो कलर पेपर को परमिट मान लिया। गादड़ी ने बहुत समझाया भाई, ना माना। आगे बड़ी में 2 कुत्ते ने खुशबू आ गई, भौंके होंगे वो। गादड़ी कहती है चल अभी टाइम है। कहता है व्हाट डू यू टॉक, आई हैव परमिट यू नो, एंड आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन। गांव के नजदीक से आए तो कुत्ते ने ढूंढ भाई देखा, गादड़ कहता है भाग ले नहीं तो खा जाए। गादड़ी कहती है परमिट दिखा देना। कहती है किसको दिखाऊं, सारे अनपढ़ हैं। तो भाई जब असेंबली में भी एक केस उठ लिया, यूनिवर्सिटी में भी डेमोन्स्ट्रेशन हो लिए, तो किसका आगे रोगे? अब वो रोने की बजाय फैकल्टी शुड राइज टू द ओकेजन। अदरवाइज ये फैकल्टी इस यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में, दिस वाइस चांसलर इज ए ब्लॉट ऑन द यूनिवर्सिटी, इज ए स्टिग्मा ऑन द यूनिवर्सिटी। उसकी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी भी होगा। अगर ये नहीं जागे तो, नहीं उठे तो इनको उठना चाहिए। मैं तो बार बार यही कहूंगा। अब आप यूं कहो कि जी आप तो यूनिवर्सिटी फैकल्टी को इंस्टिगेट करते हो, वाइस चांसलर इंस्टिगेट नहीं कर रहा मैं, फॉर द सेक ऑफ इंस्टीट्यूशन इनको उठना चाहिए। मैं जो कहा ना कि फैकल्टी शुड राइज। फैकल्टी में आप यार MSc PhD हो, यू आर ए नॉलेज बैंक। एक फैकल्टी मेंबर एक नॉलेज बैंक है अपने आप में, लेकिन वो नॉलेज बैंक है जब इकट्ठा होगा तो यू कैन क्रिएट समथिंग वेरी बिग। मैं आपको एक यहाँ उदाहरण दूंगा। संस्कृत पढ़ते थे हम स्कूल में, हमारा टीचर था वो फ्रीडम फाइटर रहा हुआ, उसमें जान थी उसमें। तो वो कहता था कि भी लोग कहते हैं यार अकेला आदमी क्या कर सकता है, तो कहता था सुनो, कहते हैं एक जना बाढ़ को नहीं फोड़ सकता, कहता है वो बाढ़ को नहीं फोड़ सकता पर मुझे यहाँ को जरूर फोड़ सकता है। तो मैं ये क्यों दे रहा हूं, ताकि फैकल्टी हूं डरे नहीं, मैं इंडिविजुअल हूं, क्या करूंगा भाई, तू बहुत कुछ कर सकता है, तेरे पीछे लोग लग लेंगे। अरे आपका कर क्या सकता है, देखिए आप इंटेलिजेंट हो, सब्जेक्ट आता है आपको, मेहनत आप कर रहे हो, आप ईमानदार हो, क्यों डरते हो आप? बदली से डर जाते हैं जी भाई बदली या ये ASR का जो सिस्टम है, असिस्ट वो लगाते हैं नंबर लगाने, SAR का जो मामला है, इनसे डर जाते हैं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, देखो मैं बताता हूँ, जो आदमी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को जानबूझ के खराब करता है उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप टैलेंट को मार रहे हो। अरे एक स्टूडेंट को पढ़ाने में MSc PhD करता है कितना पैसा लगता है, किसी ने कैलकुलेट किया है? 67 में ये था 3 लाख रुपए एक PhD स्टूडेंट को प्रोड्यूस करने में, 3 लाख रुपए। आज से कितने साल पहले, 55-60 साल पहले करो, आज उसकी कीमत कितनी, 3 करोड़। इतना पैसा लगा के MSc PhD प्रोड्यूस करो और फिर आप उसको डरा के धमका के उसका जो नॉलेज है उसको जीरो कर रहे हो, इससे बड़ा क्राइम और क्या होगा? मतलब आप लोग कह रहे हो कि आपको महसूस नहीं होता, दुख बहुत होता है। मैं एक्सीडेंट से थोड़ा हैंडीकैप हो गया भाई, नहीं तो मैं यूनिवर्सिटी में जाके मैं लाता ये चेंज।
मैं चेंज लाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज लाने में। देखिए साइंस में कहते हैं चेंज इज मस्ट बट चेंज इज डिफिकल्ट। गांव में एक कहावत होती थी कि भी अगर बैलगाड़ी रेस जीतनी है ना तो अपने लीक पाड़नी पड़ेगी। लीक पाड़ोगे भाई आपका रेडो टूट भी सकता है, 10 भी सकता है, चोट भी लग सकता है। अगर रेस जीतनी है तो भाई लीक पाड़नी पड़ेगी। तो फैकल्टी को लीक पाड़नी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी बचानी है तो। और ये सिर्फ फैकल्टी जो आज के दिन है सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि आपको पावर है भाई, अपन भी पावर एक्सरसाइज करिए। आप क्यों डरते हो इसी से? मेरे ख्याल में कंबोज साहब ने यूनिवर्सिटी का एक्ट स्टैट्यूट पढ़ा ही नहीं है, मेरे ख्याल पढ़ा नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि भाई कंबोज साहब को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि भाई मैं इनकम्पिटेंट हूं, इसको पता है ये फ्रॉड किया अवार्ड का, इसने यूनिवर्सिटी छोड़ देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक दौर में तानाशाह रहे हैं, हिटलर भी एक बड़ा तानाशाह रहा। हम हिंदुस्तान में भी अलग अलग राजाओं को देखते हैं, तानाशाह रहे हैं, आम जनता को अपने महल में के नजदीक भी नहीं जाने देते थे। और हिसार का क्रांतिमान पार्क आपने देखा होगा, कभी उस इलाके में इंडियन की एंट्री बैन थी, लेकिन जब क्रांति हुई तो वो वहां सब कुछ खुल गया, सब कुछ खुल गया। नहीं आप ये देखिए, कंट्री में इमरजेंसी लगी थी, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, जनता खड़ी हुई ना, भगा दी ना गवर्नमेंट। तो वही चांसलर क्या है? अरे जो आदमी इतना इनकम्पिटेंट है, ही कैन नॉट स्टैंड बिफोर द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी, कहाँ स्टैंड करेगा वो? लेकिन ऐसा है, हमारे कंट्री की हिस्ट्री है, पता नहीं आपने कितनी पढ़ी है नहीं, मीर कासिम का नाम तो सुना होगा। हर एक जगह मीर कासिम बैठा है। अगर मीर कासिम वो ब्राइब पैसे ना लेकर ब्रिटिशर से, तो इसकी जो प्लासी की लड़ाई थी वो पीट देते अंग्रेजों को। हाँ, मीर कासिम उसका जनरल था, सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था। वो पैसे लेके अंग्रेजों में बैकडोर से एंट्री करवा दी, वो जीत गए। लेकिन मीर कासिम की भी आज कोई जनरेशन बची नहीं होगी, गद्दारों की भी नहीं बचती। मैं यूनिवर्सिटी के मीर कासिमों के बारे में भी एक बार जानना चाहता हूँ कि वो जो आज चाहते कि हमारा राज चल रहा है, ठीक है, गद्दारी करके, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो यूनिवर्सिटी के मीर कासिम है, कि जो यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर रहे हैं? जितने प्रयासों से यूनिवर्सिटी बनी होगी, कभी इस यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से बर्बाद मीर कासिमों के द्वारा किया जा रहा है, और एक हिटलर बैठा है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? देखो, हिटलर का एंड जिसने हिस्ट्री पढ़ी है उसको पता है। और देखिए उदय, एक सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? अगर आप इंसान हो ना, आपकी कॉन्शियस गवाही देती गलत काम करने को या ठीक काम करने को। हम कहते हैं आत्मा, आत्मा क्या है? व्हाट इज आत्मा? आत्मा क्या है? कहते हैं मरती नहीं, ये चली जाती। आत्मा इज एटम। कहीं ज्ञानी आदमियों से कहीं डिस्कशन मेरी बहुत होती है, आत्मा इज एटम, लाइक एन एटम। नेचर में एटम बन गया, वो खत्म नहीं होता, शेप बदलता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए गॉड? भगवान देखा किसी ने? नहीं देखा ना। कहाँ रहता है क्या? नहीं देखा ना। बट आई से देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए गॉड। जब आप कोई गलत काम करोगे ना, आपका अंदर खाता गवाही नहीं देगा कि आप गलत कर रहे हो। रात को नींद आ जाती होगी जी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब पैसा तो कमा लिया, भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गई, पत्नी भी भ्रष्टाचार के आरोप लग गई, नींद आ जाती होगी जी? अगर आपने अपने कॉन्शियस की बात सुन ली और गलत काम नहीं किया, देन यू आर ए गॉड, अदरवाइज यू आर ह्यूमन बीइंग। अब ये पैसा सबको पता है कि यार यहीं से कमा रही, यहीं छोड़ गया, मर्दे को कफन पर कोई जेब नहीं होती। मुझे डॉक्टर दिव्या का वो चैट याद है, वो एक ग्रुप में चैट कर रही थी जब वो जीवित थी, और वाइस चांसलर ने भगवत कथा करवाई हुई थी, तो वो डालती है भगवत कथा का शॉर्ट और लिखती है कि इससे पाप धोने वाले नहीं धोते। मरने से पहले वो लिखती है कि इससे पाप धुलने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहा, सही लिखा। भाई पाप क्यों करते हो आप? सवाल ये आता है, क्यों करते हो आप पाप? किस लिए? यू टॉक टू योर इनर कॉन्शियस। आपका मैंडेट क्या है? आप किस लिए आए हो यहाँ? यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर किस लिए आए हो? आपका ड्यूटी क्या है? व्हाई डोंट यू परफॉर्म योर ड्यूटीज? यूनिवर्सिटी को आप रन करिए ना, मेक इट बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं थी पहले, अब भी नहीं है, काफियों में अब भी नहीं है। पीएयू आपकी बड़ा ब्रदर है, आप उससे सीख लो कुछ, वहाँ क्या इन्वायरमेंट है काम करने की। देखो हर एक जगह हमारे आदमी हर एक कम्युनिटी में,
घर में 5-7 भाई हैं तो 1-2 भाई भी सब आ जाएगा, पर उनको बाकी फैमिली मेंबर यूनिवर्सिटी जैसे एक फैमिली है उनको ऊपर नहीं उठने देते ना। दे ज्वाइन हैंड्स के भी ये गलत है, ये कुंबे के लिए गलत है, ये यूनिवर्सिटी के लिए गलत है। इसका सॉल्यूशन तो भाई उदय मेरे ख्याल में सिर्फ फैकल्टी के पास है। फैकल्टी के पास। फैकल्टी और स्टूडेंट। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी है, आप एक बार कब आपने यहाँ ज्वाइन की और कितने साल आपने यूनिवर्सिटी को जिया है, कुछ सब? ग्रेजुएशन की लुधियाना से, और मैं बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट है। वहाँ गोल्ड मेडल ऐसे नहीं कि 1 साल में मिलता, 4 साल की एवरेज परसेंटेज पे गोल्ड मेडल मिलता। और मैं थ्रू आउट करियर 4th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड स्कॉलरशिप में पढ़ा, IRI से MSc की। तो जब IRI में MSc में एडमिशन लिया मैंने, तो यहाँ हिसार में भी बहुत कहा, हिसार ये मन तो भाई पूसा से करनी है। हमारे गांव का एक आदमी लैब टेक्नीशियन था पूसा में, IRI में सॉइल डिपार्टमेंट। तो वो कहने लगा मेरे पिताजी ने कहा कंवर सिंह भाई कहता चाचा कहाँ हमारे बालक का एडमिशन हो गए, साउथ से आते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं टप टप। कहता भाई वो छोरा भी कहे मेरे पास गोल्ड मेडल है, कहता चाचा भूल जाओ। मेरे को बड़ा झटका लगा और कहीं अप्लाई नहीं किया। तो मैं गया IRI में सीनियर स्टूडेंट से, कहते तू ही बार है यहाँ, लोग एक महीने कोचिंग क्लास ले रहे हैं। तो मैं कोई बात नहीं, 4 जेनेटिक्स के सीनियर स्टूडेंट बैठा दिए मेरे साथ, सवाल पूछे टप टप टप। मैं तैयारी कर रहा था अपने घर बैठा, एडमिशन हो गया। उसके बाद फिर PhD में मैंने ट्राई नहीं किया गोल्ड मेडल, क्योंकि जो 4-4, 5-5 साल लगाते थे ग्रेड पॉइंट हाई करने को, और जिसका हाईएस्ट होता है उसको मैडम जमा भी क्यों टाइम खराब किया। तो मैं आपको एक और यहाँ इंसिडेंट सुनाऊंगा। डॉक्टर स्वामीनाथन के पास प्रोजेक्ट था FAO का, एडेप्टेबिलिटी ऑन चिकपी। पल्सी में मैं इंटरेस्टेड था, बहुत इंटरेस्ट। तो उस प्रोजेक्ट में जब मैंने काम किया डॉक्टर स्वामीनाथन के पास, तो 600 रुपये था पहले से हो गया। तो एक FAO का साइंटिस्ट मिस्र का साल में 2 बार आता विजिट हुआ, उसने मेरे को कहा कि वाई डोंट यू कम टू ज्वाइन FAO। मैं जी आ जाऊंगा। उसने प्रोसेस करवाया, हो गया सिलेक्शन। इन बिटवीन क्या हुआ, प्रोजेक्ट था USAID का जो ट्रंप ने बंद कर दिया। इसमें चिकपी का कलेक्शन था, पूरे इसका जो चिकपी का एरिया है ना, मिडिल ईस्ट एशिया, इथोपिया में सेंटर ऑफ ओरिजिन था, मैं उसका पार्ट था। 3 सैंपल बनने थे, एक इंडिया, एक कारज यूनिवर्सिटी तेहरान और एक USD। रात को मैं लैब में काम करता। तो अमेरिकन भाई वो सारे हमारा जो IRI इंडिया का था ना, उसको भी ट्रक में लाद रहे। तो हरिना मारता चौंकीदार सर मैं क्या हो रहा है भाई, कहता जी वो अपना मटीरियल ले जा रहे, मैं रात को आधी रात को। तो मैं देखा हमारे सैंपल जा रहे, मैं रात को ही डॉक्टर जयंत याडून को जगाया, क्या करें भाई रात है। डॉक्टर स्वामीनाथन के पास गए, क्या कर सकते हैं रात है। अगले दिन वो मिनिस्ट्री में गया केस, वो चलो वो तो एक लंबी स्टोरी है। तो वो मिस्र वाला इस्माइल मेरे को चिट्ठी लिखता है कि हैव यू एवर एनी क्लैश विद द US इंटरेस्ट। मैंने कहा यस, ये क्लैश है, ऑर्डर नहीं होने दिए मेरे ना। PAU में मेरा 5 बार सिलेक्शन हुआ, नंबर 1 रहा मैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं हुई। डॉक्टर रघुवीर कादर ने बहुत बढ़िया कहा था असेंबली में कि जब यूनिवर्सिटी बनवाई हमने लटकाए थे। डॉक्टर IS यादव और चंद्र सिंह राठी दोनों लीडर थे यूनिवर्सिटी बनवाने में। जब इनको यहाँ पुलिस का प्रेशर पड़ता था तो हम IRM हॉस्टल में मेरे पास आकर रुकते थे। तो वाकई में इन्होंने सेक्रीफाइस किया तो यूनिवर्सिटी बनवाने को। अब आज राठी साहब नहीं रहे, यादव साहब नहीं रहे, अभी रिसेंटली हिट ए सेंचुरी। IS यादव तो 100 साल से ऊपर गुजरे, उनको कितना दुख होता होगा। डॉक्टर खादान ठीक कर रहे थे उधर से कि कितना दुख हो रहा होगा उनको, इसलिए यूनिवर्सिटी बनवाई थी खराब करने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी विधानसभा में डॉक्टर रघुवीर कादियान यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं, वहाँ स्टडी की है, वहाँ पढ़ाया, जॉब की है, और अभी विधानसभा के सदस्य भी है। उन्होंने कई सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ये वाइस चांसलर छुट्टी का भी लेटर अगर लिख दे, गलती न करे, तो मैं रिजाइन करूं। हाँ, तो ये क्या जी वास्तव में ऐसा कुछ है क्या इनके लिए? बिल्कुल वास्तव, मैंने आपको कहा ना, ये जो वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये इनकम्पिटेंट आदमी होता है वही करता है। अब अगर जो हमारी आज ये डायलॉग है, मैं चाहूंगा कि कादन साहब के पास पहुंच जाए और कादन साहब लीड करें कैंपेन अगेंस्ट द वाइस चांसलर।
ही कैन लीड देम, क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, एंड ही कैन लीड इट। देखिए आज के दिन आपके पास दो ही चॉइस है, आइदर फैकल्टी शुड राइज और डॉक्टर कंबोज मॉरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करके कि हाँ मैंने करप्शन की है, मैं इनकम्पिटेंट हूँ, मैंने फ्रॉड किया, झूठे अवार्ड लिए हैं, आई रिजाइन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। लगता आपको करेगा जी? मुझे नहीं लगता, मुझे सिर्फ मुझे याद है जब रशियन की सेना हिटलर को घेर चुकी थी, तो हिटलर के सबसे जो करीबी थे उसने कहा कि सरेंडर कर देना चाहिए। हिटलर ने सरेंडर करने की बजाय कहा, सुसाइड भी किया, और अपनी जो बिल्डिंगें बनाई हुई थी उसने बेहतरीन बोला कि उन पे बम गिरा दो ताकि रशियन उस पे उन्हें कर ले। तो एक तानाशाह के अंदर जो ये होता है फीलिंग, तो मुझे वो लग रहा कि वो नहीं करेंगे। देखो ना करेगा तो भाई पब्लिक के पास अथॉरिटी है, पावर है, स्टूडेंट फैकल्टी कैन डू इट, ही हैज टू गो, ही हैज टू गो। क्या करेगा बताओ? और देखिए वो चंद्रनाथ फोगाट साहब की मन बात की ना, कबूतर बोलेंगे, और कबूतर अपनी अगली जनरेशन भी यहीं पैदा करेंगे। तो भाई वो सिचुएशन मत आने दो, आ चुकी है, उसको रोको, यहाँ उसको रोको, और उसको रोकने के लिए दिस वाइस चांसलर शुड से गुड बाय टू द यूनिवर्सिटी। अगर इसको थोड़ी बहुत भी इसकी कॉन्शियस जिंदा है कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी को जीरो नहीं करना है, तो भैया। तो डॉक्टर भीम सिंह दैया हमारे साथ थे, उसने बड़ी बेबाकी से बड़े तार्किक तरीके से रखी है, और एक दर्द है अंदर कि जिस सपने के साथ इस यूनिवर्सिटी का गठन हुआ, यूनिवर्सिटी को बनाया, और यूनिवर्सिटी कोई ईंट गारा पत्थरों से बनी हुई एक बिल्डिंग नहीं है, उसके अंदर लाखों लोगों की भावनाएं हैं, और जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, उनकी भावनाएं हैं, और जिस तरीके से वो खंडर की तरफ तब्दील होती जा रही है, तो दर्द भी होता है। और साफ ये है कि वो वहां कबूतर ने बोले, क्योंकि कबूतरों से होता ही, डॉक्टर साहब कबूतर तो खंडर में बोलते हैं, बिल्कुल खंडर में बोलते हैं। कबूतरों का जहां भी आपको वो मिलेगा वो खंडरों में मिलते हैं, कबूतर हो गए या ये चमगादड़ हो गए, उल्लू हो गए। तो मैं एक दिन डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा से कह रहा था, वो बोला कि ये तो सब उल्लू ही उल्लू हो गया यहाँ तो। तो फिर कभी किसी विशेष मेहमान के साथ और विशेष मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, और जनमंच भी अपील करता है कि शिक्षा को बचाने के लिए जो शिक्षा के संस्थान हैं उनको बचाना जरूरी है, नहीं तो संस्थान नहीं बचेंगे तो शिक्षा नहीं बचेगी, और शिक्षा नहीं बचेगी तो समाज असमानता में चला जाएगा। फिर एक बार एक और पॉइंट, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वीसी को अब ये दे रहे हैं ना वो रीएम्प्लॉयमेंट, रीएम्प्लॉयमेंट किसको दे रहे हैं? अरे जिन्होंने 35 साल की नौकरी में कुछ नहीं किया वो बूढ़े होकर करेंगे कुछ? रीएम्प्लॉयमेंट उसको दो जिसने कुछ किया है। अभी मैंने ऑफर दिया था इनसे पहले वाइस चांसलर को कि भाई मैं ये जो नए टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, बायोडायवर्सिटी एक्ट है, IPR हैं, COP कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, क्या इम्प्लीकेशन है इनकी एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, फूड है, मतलब एक से बिग चेन रिएक्शन कि भाई मैं फ्री पढ़ाऊंगा, कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, मुझे कैंपस में अकोमोडेशन दे देना, खाली 2 कमरे से, वो भी नहीं हुआ। फ्री पढ़ाने की ऑफर के बाद भी नहीं किया। अभी भी मैं ऑफर कर रहा हूँ ये मैं अभी भी कंबोज साहब को ऑफर कर रहा हूँ कि भी मैं फ्री पढ़ाऊंगा, मुझे सिर्फ 2 कमरे रहने को दे देना कैंपस में, बस फ्री पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने उधर प्राइवेट सेक्टर में काम किया 9 साल, और वहां में पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस बहुत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमने वहां पोली हाउस बनवाए 25 एकड़ में पोली हाउस, और चाइव्स एक क्रॉप है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उसकी नर्सरी अगर 21 से बड़ी होगी तो यील्ड लॉस है 40%। नर्सरी तैयार होगी 2 दिन रही ट्रांसफर में, पोली हाउस तैयार नहीं हुई। तो MD एग्रीकल्चर ग्रेजुएट था कावेरी सीड कंपनी में, उसका एक रिलेटिव, दोनों मैनेजर आगे कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो नुकसान हो गया। मैंने कहा राव साहब मुझे 2 दिन दे दो, और आप तीसरे दिन आना 2 दिन, और परचेज डिपार्टमेंट को कह दो कि जो मुझे चाहिए है वो दोपहर बाद चाहिए तो शाम तो आ जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस है, पब्लिक में आप कोटेशन ले, ये बड़ा उल्टा सिस्टम है पब्लिक में। तो हो गया सब। अब तो आपके एचयू में तीसरे दिन जो आए एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। अब तो मैं देख रहा हूँ आपके एचयू में वो मेला लगता है, ब्लैक लिस्ट कंपनियों को ही
आप ठेका दे दिया जाता है। ठेका दे रहे हो क्यों भाई? क्या आपके दूसरे आदमी मर गए क्या? दूसरी कंपनियां खत्म हो गई क्या? अब जो ब्लैक लिस्ट में दे रहे हैं ना, इसमें अंडर दी कारपेट लेन देन है इनका, इसलिए दे रहे हैं। क्योंकि करप्शन जब इतनी डीप रूटेड होगी है तो आप क्या करोगे? अंत की तरफ जा रहे हो ना। और डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, और ये अंत की तरफ जाता हुआ एक शिक्षण संस्थान है, उसको बचाने के लिए, उसको बचाया जा सकता है, उसको बचा सकती है हरियाणा की सरकार, उसको बचा सकता है हरियाणा का विपक्ष, और सबसे ज्यादा बचा सकता है वहाँ का फैकल्टी और वहाँ के स्टूडेंट और जनता। जनता तो कहीं ना कहीं लड़ भी रही है यूनिवर्सिटीज को बचाने के लिए। जनमंच के साथ अपने थे, नई अपडेट के साथ, नए फिर किसी विशेष मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू।